नमस्कार साथियों, जैसा कि हमको पता है कि आज का सेशन हम लोगों ने अंतरिम बजट के ऊपर रखा है, क्योंकि अभी हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारत का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। इस अंतरिम बजट को लेकर कई सारे सवाल हमारे विद्यार्थियों के मन में हैं। तो हमको ये जानना है कि क्या अंतरिम बजट में आने वाले सवाल हमारे लिए आवश्यक हैं, क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। पहले एक्सपर्ट से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा, श्री अंबर खरे सर, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। दूसरे एक्सपर्ट श्री आशीष सर, जो पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं। हम आज एक साझा चर्चा में ये तय करेंगे कि क्या अंतरिम बजट हमें प्रभावित करता है, क्या अंतरिम बजट से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न श्री आशीष सर से है कि आशीष सर, जो चर्चा में रहा अंतरिम बजट, मैं ये जानना चाहूँगा कि अंतरिम बजट शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि अंतरिम बजट क्या होता है, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न कई सारे लोगों के मन में रहता है कि अंतरिम बजट क्या है और इसका क्या संबंध है। तो अंतरिम बजट जनरली जिस वर्ष चुनाव होते हैं उस वर्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी समय अवधि जो रहती है वो निर्वाचन तक ही रहती है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा लंबी पॉलिसीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो जनता को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसी कारण से अंतरिम बजट जो होता है वो शॉर्ट पॉलिसीज़ के द्वारा रखा गया बजट होता है, और सरकार को ये विश्वास होता है कि आने वाले समय पर सरकार लोकसभा में फिर से अपनी प्रस्तुति देगी। तो जब प्रस्तुतिकरण होगा तब उसके बाद वो एक दीर्घकालीन बजट यानी कि लॉन्ग बजट को भी प्रस्तुत करेगी। जैसा कि आपने कहा कि सरकार शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसीज मेकिंग कर रही है, इसका मतलब कोई पूर्ण बजट भी आता होगा। बिल्कुल आता है। तो मैं अंबर सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पूर्ण बजट भी आता है, या पूर्ण बजट और अंतरिम बजट क्या होते हैं फिर। जी सर, जैसा आशीष सर ने बताया है अंतरिम बजट है क्या, मैं जहाँ पर उन्होंने बात खत्म करी है वहीं से शुरू करूँगा। अंतरिम बजट उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अभी निर्वाचन का समय है, चुनाव का समय है। पूर्ण बजट भी एक इससे अलग एक प्रोसेस है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, जो सरकार को पेश करना होता है अपने ईयरली एक्सपेंडिचर और रिसीट, यानी जो पैसा गया और जो पैसा आया। बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो बजट डिवीज़न है वो तैयार करती है। बजट में कुल 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला वाला पार्ट जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मतलब जिसका असर पूरे देश पर है, जैसे गरीबी, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, आवास योजना, ये सभी योजनाओं पर बात करना, इन सभी पर बात करना। और दूसरा वाला जो पार्ट है, जिसको पार्ट बी बोलते हैं, उस पर सरकार के टैक्सेशन से रिलेटेड नियम या कोई चेंजेस कुछ हुए हों, या कोई स्कीम्स आई हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, या इनकम टैक्स पर कुछ आया हो, तो ये चर्चा की जाती है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि सेकंड पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। क्या सर आप मुझे ये बता पाएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है? क्या हमारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है? जी सर, ये एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए, और परीक्षा में जो बच्चे हैं उनको तो पता होना ही चाहिए। 2 प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर, इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी, 2 शब्द हैं, एक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और एक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यदि किसी व्यक्ति, इंसिडेंस ऑफ टैक्स है जो सरकार जिस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे उदाहरण के लिए आपसे, अगर मैं सरकार हूँ और आपसे मैं टैक्स लेता हूँ तो आप हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और यदि आप पर ही टैक्स का प्रभाव भी पड़ता है तो आप भी हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। यदि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यदि आपकी इनकम पर मैं टैक्स लगाया हूँ और आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ तो आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैं, और आपकी ही जेब पर उसका असर पड़ रहा है तो आप इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हैं। तो जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स कलेक्ट किसी से किया जा रहा है, पर जो पॉकेट है, जिस पर असर पड़ रहा है, वो कोई और व्यक्ति है। उदाहरण के लिए जीएसटी, जैसे पार्ले जी बनाने वाली कोई कंपनी है, पार्ले जी से टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, पार्ले जी कंपनी से, तो पार्ले जी कंपनी है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लेकिन पार्ले जी कंपनी टैक्स जेब से नहीं भरती है, कस्टमर्स से लेके भरती है, तो कस्टमर्स की जेब पर प्रभाव पड़ता है, तो कस्टमर है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग है, इस वजह से इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उदाहरण जीएसटी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आ चुका है अब देश में। अच्छा, इसका मतलब जो टैक्स मुझे डायरेक्ट प्रभावित करता है वो प्रत्यक्ष है, और जो मुझे इनडायरेक्ट प्रभावित करता है वो अप्रत्यक्ष है। जी सर, बिल्कुल। जी सर। इसी के साथ बजट पर हमने एक चर्चा और सुनी थी कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को लेकर भी इस बजट पे चर्चा की गई है। तो सामान्य तौर पर जो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स में मूल अंतर क्या होता है।
तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आशा वर्कर्स हैं, जिसको एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है, इनका कार्य होता है कि जो 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन, जिसको आप टीकाकरण कहते हैं, उनके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, इनका मूल उद्देश्य होता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए कितना प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, उसके संबंध में जागरूकता का फैलाने का कार्य आंगनवाड़ी वर्कर्स का होता है। जी सर, जैसा सर ने बताया, सरकार ने इस बार हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ सेक्टर में भी कुछ बदलाव किए हैं। जैसे सर ने बोला, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ही सरकार ने इस बार प्रावधान किया है कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक योजना है जो 2018 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ परिवारों को 5 करोड़ प्रति परिवार के हिसाब से हेल्थ कवर दिया जाएगा। सरकार ने अब ये किया है कि अभी तक ये होता था कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इस हेल्थ कवर के अंदर नहीं आती थी, उन पर होने वाला खर्चा वो हेल्थ कवर के अंदर नहीं आता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि अब से वो सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उन सभी का वहन, उन सभी का खर्चा इसी हेल्थ कवर के अंतर्गत आएगा और परिवार को पूरा पैसा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से हेल्थ सेक्टर में काफ़ी क्रांतिकारी सरकार का ये विचार है। अगर इस पर सरकार ठीक से काम करती है तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो इकोनॉमिक्स में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर इतना महंगा है, अफोर्डेबिलिटी बहुत इसमें कम है, लोगों की बहुत मुश्किल लोगों को हो जाता है जब वो इलाज करवाते हैं, काफ़ी कर्ज में चले जाते हैं। तो अगर ये सरकार कर पाती है, आंगनवाड़ी को जोड़ पाती है, आशा वर्कर्स को, तो मेरे हिसाब से मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी लोगों को। इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बजट में जैसे कि ये कहा गया कि 2 करोड़ मकान जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं और फ्यूचर में उसको पूरा करने का भी वादा सरकार कर रही है, तो इसका सीधे असर कहीं ना कहीं स्टॉक पे पड़ेगा। तो मैं एक मिनट मुझे फॉलो कर लेने दीजिए। ऐसा ना हो कि सीमेंट इंडस्ट्री निकल जाए मेरे हाथ से। वही मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप सभी लोग अगर स्टॉक पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो भविष्य में सीमेंट एजेंसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और जो भी हाउस मटेरियल से संबंधित चीज़ें होती हैं, अगर उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऑब्वियसली है कि फ्यूचर में इस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जाएगा। और ना केवल हाउसिंग का है, बल्कि साथ ही में सरकार ने ये कहा कि हम फ्यूचर कॉरिडोर बनाएंगे, लाइक रेलवे कॉरिडोर, तो उसमें भी सीमेंट और अदर मटेरियल्स का यूसेज होता है, तो ऑब्वियसली इसका असर स्टॉक्स पे देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं अगला प्रश्न अंबर सर से पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि सरकार बहुत चर्चा करती है, जो इस बजट में भी कहा गया है कि एक शब्द बहुत मार्केट में कॉइन होता है कि जिसको कहा जाता है विनिवेशीकरण या डिसइन्वेस्टमेंट। तो सर, इस डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ लगा सकते हैं हम लोग? जी सर, देखिए 2-3 शब्द हैं, वो उनमें अंतर होना बहुत ज़रूरी है। एक है डिसइन्वेस्टमेंट, एक है डिवेस्टमेंट, एक है प्राइवेटाइजेशन और एक है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये चारों शब्दों में अंतर ये है कि सरकार इन सभी शब्दों में एक चीज़ कॉमन ये है कि इन सभी प्रोसेसेस में सरकार सरकारी संपत्ति या सरकारी फैक्ट्री या सरकारी कोई कंपनी उसको बेचती है किसी प्राइवेट व्यक्ति को, संस्था को। तो जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को बेचती है, किसी भी संस्था को जब सरकार अपनी सरकारी कंपनी को, माफ़ कीजिएगा, बेचती है, तो सरकार यदि 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी अपने पास खुद रखे और बाकी बेच दे, ताकि सरकार जो उसके मेजर डिसीजंस हैं उस सरकारी कंपनी के, वो सरकार के हाथ में रहे, बाकी 49% किसी और के हाथ में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। बाकी अगर सरकार किसी सरकारी कंपनी को इस तरीके से बेची कि उसमें अपने शेयर्स को, अपनी हिस्सेदारी को 50% से भी कम कर लिया, सरकार का उसमें कोई योगदान भी नहीं रहेगा, फिर इसका मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण या डिवेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। बच्चों के लिए एग्जाम में ये सवाल आते हैं और ये शब्द लिखे होते हैं, चारों शब्द एक जैसे लगते हैं बच्चों को, तो इसमें मेरे हिसाब से ये शब्दों का अंतर पता होना चाहिए। और इस बार बजट में टारगेट किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट और अधिक करना है। पिछले वाले जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आए थे उनमें कहा गया था लगभग 30,000 करोड़ तक का हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, पर इस बार कहा गया है कि हम लोग 2025 तक 50,000 करोड़ तक का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इससे सरकार को पैसा आता है। सरकार सरकारी संपत्ति को बेचती है, सरकारी फैक्ट्री को बेचती है जो नुकसान में है, घाटे में है, और सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को देती है, किसी निजी संस्था को या निजी व्यक्ति को, जो उसका ठीक से प्रबंधन करके उसको मुनाफे में ले जा सके और सरकार उस जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त हो सके, उस घाटे से मुक्त हो सके। वही पैसा वो आवास योजना, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, रेलवे, इन सब में भी लगा पाएगी वही पैसा वो। जैसा कि
आपने मुझे पिछली बार बताया था कि आप मालदीव जाने वाले थे, लेकिन आप जा नहीं पाए थे। क्या इस अंतरिम बजट में ये भी लिखा हुआ है कि सरकार कुछ टूरिज्म प्रमोशन के लिए करना चाह रही है? तो एक बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे कि आज जैसे कि हम लोग मालदीव्स को एज अ टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखते थे अभी तक, लेकिन सडनली अभी कुछ दिनों पहले जब देश के प्रधानमंत्री साहब लक्षद्वीप गए, तो तब से लेके आज तक लक्षद्वीप भी एक नया आइलैंड के रूप में उभरा है, जिसमें लोगों को जाने की इच्छा अब जाग रही है। तो बजट में बिल्कुल इसके बारे में भी देखा गया है कि यूनियन बजट 2024 में ये कहा गया है कि सरकार टूरिस्ट को बढ़ोतरी देगी, और ख़ास करके स्पिरिचुअल टूरिज़्म में सरकार एक नई योजना लाएगी, जिसमें राज्यों को किस तरीके से स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ाना है, और कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट किए गए हैं जिसमें जो राज्य टूरिज्म कराते हैं उसमें किन राज्यों की टूरिज़्म किस तरीके की है। जैसे कुछ हिस्टोरिकल टूरिज़्म है, कुछ नेचर टूरिज़्म है, और कुछ स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। तो हाँ, अब मेरा भी विचार यही है कि मैं मालदीव ना जाते हुए लक्षद्वीप को ही एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करूं। मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपसे मैं पूछना चाहूँगा ये सवाल, माननीय वित्त मंत्री मैडम साहब ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, खास करके सर्वांगीण, सर्वसमावेशी। तो इन शब्दों का मूल अर्थ क्या है? एक आसान भाषा में हम इसे कैसे समझेंगे? हाँ, ये सब बहुत प्रभावी हो सकते हैं। मीन्स में ऐसा हो सकता है कि ऐसे के पेपर में हमको ये रखे मिल जाए तीनों शब्द। इन शब्दों का बहुत आसान भाषा में बात करें तो सर्वांगीण का मतलब होता है सभी सेक्टर्स को मिलाकर करना, और सर्वस्पर्शी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सेक्टर्स किसी भी बिंदु पर जाकर छूटे ना, और सर्वसमावेशी का मतलब हम सारे एरियाज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ जाए। क्योंकि हमारी सरकार ये कहती भी तो है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास जब होगा जब हम सारे सेक्टर्स को मिलाकर सहयोगी रूप से आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए सरकार ने ये कहने का प्रयास किया। इसी के साथ वो ये चाहती भी है कि विजन 2047 पर काम करें, यानी कि 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हम लोग निकल के आए। तो मैं ये अंबर सर से भी जानना चाहूँगा कि अंबर सर, क्या विकसित 2047 आप देख पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल हम देख सकते हैं। अगर सरकार ने जो वादे किए हैं, सरकार ने जो विज़न रखा है, अगर सरकार उसको पूरा कर पाती है, अभी हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। विश्व बैंक की भी जो श्रेणियां हैं उस हिसाब से विकासशील में आते हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। पर केवल प्रति व्यक्ति आय एक मापन नहीं हो सकता विकासशील या विकसित का। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो विकासशील से हमें विकसित की ओर ले जाएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के विज़न में ये कहा गया है कि 2047 तक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसी कुछ बातें कही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना है और 2047 तक एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जिसमें इनोवेशन के लिए जगह हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जगह हो, एमएसएमईज के लिए जगह हो, लघु उद्योग हैं उनके लिए जगह हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो कीमत वो चाहते हैं वो उन्हें मिले। एक बड़ी समस्या है पोर्ट कनेक्टिविटी की। बाहर से कोई जहाज़ आता है और पोर्ट पे वो इतना अटकता है, इतना लेट होता है कि उसको वापस जाने में कई दिनों लग जाते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल वर्ल्ड इमेज भी खराब होती है, व्यापार में हमारी इमेज थोड़ी खराब होती है। उसको ठीक करना, उसी लिए जैसे सर ने बताया था रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि सामानों की आवाजाही आसानी से हो सके, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो सके। तो बिल्कुल अगर सरकार ये सब बातों को ध्यान में रख के और नेशन फर्स्ट के स्लोगन को बीच में रखते हुए अगर आगे बढ़ती है तो मेरे हिसाब से 2047 तक विकसित भारत की संभावना बिल्कुल है। मैं देख पाता हूँ इस चीज़ को। जैसा कि सर ने बताया कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रोजगार को भी प्रोत्साहित करने के लिए इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम इसको देखें तो 40,000 जो रेलवे बॉगीज़ हैं उनको वंदे भारत के दर्ज पर बनाया जाएगा। तो जब वंदे भारत के दर्ज पे बनाया जाएगा तो इसमें नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। और इस पे हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि जो कंपनीज बॉगीज़ बनाती हैं, जो रॉ मटेरियल्स इन बॉगीज़ के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक उस पर भी असर कर सकता है। तो आप भविष्य में यदि स्टॉक को देखना चाहें तो थोड़ा सा बजट को भी एक बार एनालाइज कर लें, क्योंकि उसका सीधे असर स्टॉक पे पड़ता है। मुझे लगता है आशीष सर की बात सुन के अब मेरे भी है कि अब मुझे स्टॉक मार्केट के प्रति जानकारी करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए उसमें। इन्वेस्टमेंट के मामले भी सरकार ने, जैसा सर ने बताया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि रेलवे सेक्टर में अब विकास होगा, निवेश करने की जरूरत है, पैसा वापस आएगा।
तो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट का, जिसको कहते हैं कि एफडीआई का भी कल्चर बढ़ेगा, बाहर से भी पैसा आएगा, एफपीआई का भी कल्चर बढ़ेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छा ही हमारे देश के लिए कि निवेश बढ़े। अगला सवाल मेरी ओर से सर को है कि पिछले समय पे जब सरकार थी तो बजट जो प्रस्तुत किया जाता था वो एक चमड़े के बैग में किया जाता, जैसा कि आप सबने देखा भी होगा। लेकिन जैसा कि हम नोटिस कर रहे थे कि 1 फरवरी 2024 के दिन जब वित्त मंत्री द्वारा बजट के प्रस्तुतिकरण से कुछ समय पहले जब वो संसद के बाहर खड़ी थी तो उनके हाथ में एक लाल किताब थी। तो मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि सर ये लाल किताब किस चीज को दर्शाती है, क्या इसका संबंध भारतीय संस्कृति से है? तो आप इसका जानकारी थोड़ा सा दें। हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये परिवर्तन हमने कुछ दिनों में ये देखा है। जैसे हमने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 सालों में जब से दोबारा से मोदी जी जीत कर आए हैं, तब से उन्होंने थोड़ा सा राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद केवल किताबों में लिखने से नहीं आएगा, हमको इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में लाना होगा। इसीलिए मैडम जी ने वो चमड़े का जो थैला हुआ करता था, इसी चमड़े की थैले की वजह से इसका नाम बजट पड़ गया था। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा जब पहली बार वो चमड़े का थैला लाएगा तो उसको बुचेट कहा जाता था। अब हम लोग शुद्ध बोलने से रहे तो हमने बुचेट को बजट कर दिया, और अभी भी हम ये बोलते हैं कि हमारा बजट खराब हो गया। लेकिन वास्तविक रूप से यदि हम राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं, साम्राज्यवाद को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लाल किताब हमारा वही खाता है जो हम अपने वैदिक संस्कृति से लेकर चले हैं। तो फिर हम लोग वापस वहीं लौटेंगे कि जो दयानंद सरस्वती कहते थे ना कि वेदों की ओर लौटो, भारत को पहचानो, क्योंकि भारत में सब कुछ है। इसीलिए हमको इस सारी चीज़ों को समझना होता है। इस पूरे बजट में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रभावी नजर आ रहा है। जैसा कि हमारे समाज में हमेशा कहा जाता है कि न्याय नहीं होता है, सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। तो मैं आशीष सर से जानना चाहूँगा कि सर ये सामाजिक न्याय जो शब्द है, क्या ये बहुत मामूली सा शब्द है या ये अपने आप में बहुआयामी प्रश्न बन सकता है? तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि सामाजिक न्याय कैसा प्रश्न बन सकता है और इसकी क्या स्थिति है अभी वर्तमान में देखा जाए, तो न्याय शब्द सुन के सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में जो एक इमेज क्रिएट होती है वो न्यायपालिका की हो जाती है कि न्याय है तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो न्यायपालिका वाला न्याय नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो न्याय है वो वितरण न्याय है। वितरण न्याय का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो मेरी अगर कोई कीमती वस्तु खो गई है तो उस वस्तु को वापस लेने के लिए मुझे पुलिस प्रशासन के पास जाके अपनी शिकायत लिखवानी पड़ेगी और फिर प्रशासन के द्वारा उस चीज़ को खोजी जाएगी और तब वो मुझे वापस मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, उस चीज़ को लेने के लिए एक शिकायत दर्ज करानी पड़ी और उसके बाद वो जाके मुझे मिली। लेकिन जो वितरण न्याय होता है, वितरण न्याय में ये कहा जाता है कि जब चीज़ें आपको बिना बोले मिल जाए सरकार के द्वारा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। जैसा कि आपने पूछा तो वित्त मंत्री द्वारा जैसा कि कहा गया कि पिछली सरकार इस सामाजिक न्याय को केवल स्लोगन के रूप में इस्तेमाल करती थी, लेकिन हमारी सरकार जो है वो इस सामाजिक न्याय को एक कह सकते हैं उद्देश्य के रूप में लेके चल रही है। और जो योजनाएं हमें बिन मांगे मिलती हैं, सामाजिक न्याय का इससे बेहतर कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। तो ये एक सामाजिक न्याय है जो सरकार के द्वारा वितरित किया जाता है। देखिए, इस बजट में एक प्रावधान और देखने मिलता है कि 6 से 14 साल की बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाना है। इस बजट से हमें अपने परीक्षार्थियों के लिए कुछ प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि आप जान लें तो यदि प्री के लिए हम लोग बात करें या मेंस के लिए हम लोग बात करें या फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए बात करते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वांगीण क्या होता है, सर्वस्पर्शी विकास क्या होता है, क्या विकसित 2047 भारत संभव है। क्या आपसे ये पूछने की संभावना हो सकती है कि बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? क्या आप लोगों को ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब चलाई गई थी? तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न इस बजट से निकल कर आते हैं। इसलिए हमको ये देखना होगा कि ये बजट हमारी जेब के साथ साथ हमारी परीक्षाओं पर भी विशेष असर करता है। तो जैसा कि हमने बजट पर एक सामान्य चर्चा के दौरान इन बातों पर भी जोर डाला है कि किस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार की चीज़ों पर एक एस्पिरेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि बजट जो है वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर रहा है, पॉलिटी से भी रिलेट कर रहा है। तो पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न बजट पूछता है वो सामान्य तौर पर कि केंद्र बजट जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 112, और इसको बजट शब्द से नहीं लिखा जाता, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण।
और यदि राज्य स्तर पे यदि बजट प्रस्तुत होता है तो उसको आर्टिकल 202 के तहत यानी कि 202 के अंतर्गत इसको अपन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। साथ ही में बजट को 6 चरणों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आप एक जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन, उसके बाद एक कट मोशन पॉलिसी आती है। साथ ही में इसमें अप्रोप्रिएशन बिल पास किए जाते हैं और बजट एक फाइनेंस बिल के रूप में भी फाइनल पास किया जाता है। तो ये कुछ जो शब्द हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया है, पॉलिटी से संबंधित क्या सवाल आ सकते हैं इकोनॉमिक्स बजट से, और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की फील्ड में तो सवाल ये आ सकते हैं कि बजट डिवीजन या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन ये बजट बनाता है, बजट के कितने पार्ट्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट की परिभाषा आ सकती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिवेस्टमेंट, इनमें अंतर क्या होता है। ये सवाल हैं जो कोर इकोनॉमिक हैं, जो बजट से आ सकते हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखें, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, और सरकार ने उनसे संबंधित क्या क्या योजनाएं, कितने कितने पैसे अलोकेट किए हैं, कितने कितने प्रावधान किए हैं। बस इतना अगर आप करते हैं बजट को 3-4 पेज के एक नोट्स बना के, समरी बना के, तो बजट से 2-3 सवाल आना तय है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो आपके सवाल इससे बन जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच के चैनल पर, और अधिक से अधिक दोस्तों को ये बता दीजिए कि अब परीक्षाओं में प्रश्न आपको पहले पता होंगे, जिससे आपका परीक्षा परिणाम भविष्य और बेहतर हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए और हमारे पैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक थैंक यू। यू।